नमस्कार, मेरा नाम है सोनू निगम और स्वागत है आपका हमारे इस चैनल पे। जैसा कि मैंने कई सारी वीडियो के कमेंट में देखा था कि ज्योग्राफ़ी के लिए काफ़ी डिमांड्स थी कि ज्योग्राफ़ी की वीडियो लेकर आइए। तो मैं ये वीडियो लेकर आया हूँ। मुझे पता है कि बहुत ही जल्द आपके जो है फर्स्ट टर्म के बोर्ड भी हैं। ये जो वीडियो है वो जल संसाधन के ऊपर है। आप इसे इंट्रोडक्शन के तौर पे भी देख सकते हैं। इसके अलावा 2 वीडियो और आएगी इस चैप्टर से। ये पार्ट 1 है। यहाँ हम क्या बात करने वाले हैं, यहाँ दरअसल हम भारत के जल संसाधनों की बात करने वाले हैं। यानी कि भारत में जो जल का प्रयोग हो रहा है वो हम कहाँ से अपना प्रयोग जो है पूरा कर रहे हैं। कितना जल हम लोग जो हैं भूमि के नीचे से निकालते हैं, यानी ग्राउंड वाटर कितना हम इस्तेमाल करते हैं, और कितना जो है हम धरातलीय जल यानी कि जो नदियाँ हैं, धरातल पे जो जल है, नदी आप कह सकते हैं, झील आप कह सकते हैं, इस तरह की चीज़ों से हम इस तरह के जल संसाधन का हम कितना प्रयोग करते हैं। लेकिन इन सबको समझने से पहले जो है हम थोड़ा सा अपना बेसिक कुछ जान लेते हैं। कुछ डेटा हमें जो है याद रखने पड़ेंगे। देखिए क्या कह रहा है कि दुनिया में ना पृथ्वी पे दरअसल जितना भी एरिया है हमारा, जो सरफेस है पूरी पृथ्वी पे, उस सरफेस में से आपको पता होना चाहिए कि लगभग 70-71% पे तो पानी है। इसीलिए जो आप ग्लोब देखते हो या पृथ्वी जब आप बनाते हो ना अपनी ड्राइंग में या पेंटिंग में, तो ज़्यादातर हिस्सा आप ना जो ब्लू करते हैं। क्यों? क्योंकि आप ज़्यादातर हिस्से पे आप पानी दिखाना चाहते हैं। तो इसी तरह से मैं ये कहना चाहता हूँ कि पृथ्वी पे जो टोटल सरफेस है पृथ्वी का, उसका लगभग 70-71% जो है वो पानी से ढका हुआ है। बाकी का 30% पे जो है भूमि है। अच्छा, लेकिन अब इतना सारा पानी है, यानी कि बहुत सारा पानी है हमारे पास, तो पानी की तो कमी होनी नहीं चाहिए। लेकिन आपको जानकर हैरानी होनी चाहिए और आपको जानना भी चाहिए ये कि जितने भी पानी पूरी पृथ्वी पे उपलब्ध है, उसका केवल 3% ही, मोटा माटी आप जान समझ सकते हैं कि केवल 3% पानी ही जो पूरी पृथ्वी पर मौजूद है वो पीने लायक है। बाकी का 97% पानी जो है वो लवणीय है, मतलब कि नमक वाला पानी है, समुद्र वाला पानी है, वो पिया नहीं जा सकता है। ठीक, तो 3% पानी ही केवल पीने लायक है। अब आपको लगेगा कि हाँ भाई, पानी की समस्या इसलिए है क्योंकि पानी तो बहुत है लेकिन पीने लायक पानी केवल 3% है। भारत की क्या स्थिति है? तो आप देखें कि भारत मैंने आपको बताया है कि जो भी सरफेस है पृथ्वी का, जितना सरफेस है उसका 71% एरिया जो है पानी से ढका हुआ है। बाकी 29% पे जो है लोग रहते हैं क्योंकि वहाँ भूमि है। सभी देश उसी 29% पे हैं। अच्छा, जितना भी कुल क्षेत्रफल है दुनिया का, विश्व का, जो एरिया है, जो लैंड एरिया है, उस लैंड एरिया का केवल 2.45% ही, 2.45% भाग भारत के पास है। क्योंकि आप जानते हैं कि भारत 7वां सबसे बड़ा देश है। तो बहुत बड़े बड़े देश हैं दुनिया में, छोटे देश भी हैं, लेकिन भारत के पास टोटल लैंड एरिया का कितना परसेंट है? 2.45, यानी 2.45%। तो आप कह सकते हैं कि केवल 2.5% लैंड ही हमारे पास है। लेकिन जब आप जनसंख्या की बात करते हो तो दुनिया की जनसंख्या का 17% हमारा है। यानी कि अगर दुनिया में 100 लोग हैं तो 17 लोग हमारे देश में हैं। दुनिया में अगर लगभग 7 अरब लोग हैं तो 135 करोड़ लोग तो हमारे देश में हैं। तो इसका मतलब क्या है कि दुनिया के क्षेत्रफल का तो बहुत कम हिस्सा हमारे पास है, लगभग 2.5% हिस्सा ही हमारे पास है। लेकिन जब जनसंख्या की बात करते हैं तो केवल नहीं बल्कि 17% जो है जनसंख्या हमारे पास है। पानी का क्या हाल है? तो दुनिया में जो भी जल संसाधन है उसका 4% ही हमारे पास पाया जाता है। भारत के पास विश्व के कुल जल संसाधन का केवल 4% हिस्सा ही है, जबकि जनसंख्या 17% है। तो पूरी दुनिया की 17% जनसंख्या भारत में निवास करती है और विश्व के जल संसाधनों का 4% भाग ही भारत के पास है। तो ये क्राइसिस का सिचुएशन है। तो जो अलवणीय जल है वो एक दुर्लभ संसाधन है। आपको पता है कि पानी बहुत है, लेकिन उसमें से अलवणीय जल जो है, यानी कि जो पीने लायक पानी है जिसमें नमक नहीं है, वो पानी जो है एक तरह से दुर्लभ है। क्यों? क्योंकि वो केवल 3% है दुनिया में। इसीलिए इसके आवंटन को लेके और इसके नियंत्रण को लेके कि पानी पे हमारा हक होना चाहिए, इस पानी का प्रयोग हम करेंगे, इसलिए जो है दुनिया भर में तनाव और झगड़े भी हो रहे हैं, युद्ध भी लड़े जा चुके हैं राज्यों के बीच और देशों के बीच।
आपको पता है भारत में ही कावेरी नदी का जो जल विवाद है, आप इंटरनेट पर सर्च करिए कि कावेरी नदी का जो जल विवाद है वो तमिलनाडु और कर्नाटक के बीच में कितना बड़ा विवाद का एक मसला है। इसी तरह से जॉर्डन, इजराइल, ये सब भी जो है पानी के लिए जो है लड़ते झगड़ते रहते हैं। तो पानी जो है वो युद्ध करा रहा है। क्यों? क्योंकि वो एक दुर्लभ संसाधन बन चुका है। इसीलिए क्योंकि वो कम है, जो पीने लायक पानी है वो कम है, इसीलिए जो है हमें जल संभर प्रबंधन को अपनाना चाहिए। क्या होता है ये जल संभर प्रबंधन? इसका मतलब ये है कि जो धरातलीय जल है, धरातलीय जल का मतलब क्या होता है अभी मैं बताऊंगा। अभी थोड़ा सा आपको बता देता हूँ कि धरातलीय जल मतलब वो जलाशय जो आपको दिखते हैं जमीन के ऊपर। जमीन के ऊपर का मतलब है जैसे तालाब, नदी, झील, ये सारी जो जल है ये धरातलीय जल के स्रोत हैं जो जमीन के ऊपर हैं। दूसरा होता है भौम जल। और कहाँ पाया जाता है जल? जमीन के नीचे, ग्राउंड वाटर जिसे हम कहते हैं, जो समरसिबल लगा के हम जो है मोटर लगा के जो हम जमीन से खींचते हैं। तो जब हम इन दोनों ही प्रकार के जलों का, धरातलीय जल का और भौम जलों का अच्छे से मैनेजमेंट करते हैं, दक्ष प्रबंधन करते हैं, कुशल प्रबंधन करते हैं, तो उसी को बोलते हैं जल संभर प्रबंधन। जैसे कि तो आपने 3 मंजिली की बिल्डिंग बनाई और उसके ऊपर जो छत है वहाँ से एक पाइप आपने जो है ग्राउंड वाटर को दोबारा से रिफ़िल करने के लिए, छत में बारिश से जो भी पानी आता है वो पाइप के ज़रिए जो है ज़मीन के अंदर चला जाता है। अगर इस तरह का मैनेजमेंट आपने अपनाया है तो वो जल संभर प्रबंधन का हिस्सा है। तो इसे अपनाने की ज़रूरत है, तभी जो है हम पानी को बचा सकते हैं और पीने लायक पानी जो है हमारे पास तभी रह सकता है, वरना एक समय ऐसा आएगा जब ये पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगा। अच्छा, हमारे देश में आप देखेंगे कि हमारे देश में जो है एक वर्ष में जो वर्षण से जो प्राप्त कुल जल है, यानी जो वर्षा वगैरह होती है उससे जो कुल जल जो हमें प्राप्त होता है उसकी मात्रा लगभग 4000 घन किलोमीटर है। तो ये हालांकि ये बहुत होता है, पर आबादी के लिहाज से आप देखेंगे तो 4000 घन किलोमीटर जनसंख्या भी हमारे लिए जो जल है वो पर्याप्त नहीं रह पाता है। उसमें भी आप देखेंगे कि कितना सारा जल जो है वो वेस्ट हो जाता है। तो हमारे देश में जो लगभग एक वर्ष में जो पानी हमें प्राप्त हो रहा है वर्षण से, वो कितना है? 4000 घन किलोमीटर। अच्छा, आगे देखते हैं। घन मतलब क्यूबिक किलोमीटर की बात हो रही है। धरातलीय जल और पुनः पूर्ति योग भौम जल संसाधन से जो है 1869 घन किलोमीटर जल उपलब्ध होता है। धरातलीय जल और जो भौम जल, पुनः पूर्ति योग भौम जल जो है उससे हमें 1869 घन क्यूबिक किलोमीटर जल जो है वो उपलब्ध होता है। लीटर की बात यहाँ दरअसल देखिए लीटर में नहीं बताया जा रहा है आपको। इसका मतलब ये है कि 1869 किलोमीटर क्यूबिक स्क्वायर जो है होता है ना, क्यूबिक स्क्वायर नहीं, ये जैसे एक क्यूब, 1 सेंटीमीटर क्यूब आप समझ सकते हैं, इतना बड़ा जो है 1 सेंटीमीटर क्यूब होता है, उसमें जितना पानी आ सकता है वैसे ही जो है ये 1869 क्यूबिक किलोमीटर की बात हो रही है, उतना जल जो है प्राप्त होता है। इसमें से केवल हम 60% का ही जो है अच्छे से उपयोग कर पाते हैं, बाकी 40% जो है हम उसका उपयोग नहीं कर पाते हैं, वो वेस्ट होता है या जो है समुद्र में चला जाता है। तो इसका 60% लगभग कितना होगा? 1122 घन किलोमीटर जल का ही जो है हम लोग उपयोग कर पाते हैं। तो आप समझ, इन सारी चीज़ों से आपको ये पता चल रहा है कि जो जल का विषय है, जो पानी का विषय है, वो गंभीर है। इसीलिए जो है ये चैप्टर आपके सिलेबस में ऐड है। तो जल संसाधन नाम से ये चैप्टर है। भारत की अगर जल संसाधन की बात करें तो दो तरह से हमारे पास जल संसाधन, पूरी दुनिया के पास जो है जो दो जल संसाधन है इम्पॉर्टेंट, वो क्या है? धरातलीय जल संसाधन और भौम जल संसाधन। धरातलीय जल संसाधन में मैंने आपको बताया क्या आती हैं, जैसे नदियाँ हैं, झीलें हैं, तलैया है, तालाब है, लैगून है, ये सारी चीज़ें जो हैं वो धरातलीय जल के स्रोत में आते हैं। क्यों? क्योंकि ये ज़मीन के ऊपर है, धरातल पे है। दूसरा होते हैं भौम जल संसाधन, ये आपको पता है ग्राउंड वाटर की हम बात करें, जो ज़मीन के अंदर पानी है वो। तो दो तरह से है। पहले हम इसे धरातलीय जल संसाधन के बारे में पढ़ लेते हैं, क्या क्या हमें जानना चाहिए। लगभग सब देखिए, आपको पता चलेगा कि इस वीडियो में केवल मैं आपको जो है डेटा ही बता रहा हूँ, वही आपको पता होना चाहिए इन टॉपिक्स के अंदर। तो धरातलीय जल के स्रोत क्या है आपको पता बताया, नदियाँ हैं, झील है, तलैया है, तालाब है और लैगून्स वगैरह। लैगून क्या होता है मैं आपको
कुछ मैं शायद अगले पार्ट में जो है ये टॉपिक हमारा है, तो मैं अगले पार्ट में ये बताऊंगा आपको लैगून के बारे में। अच्छा, देश में ऐसी 10,360 नदियां हैं जिनकी लंबाई 1 मील से ज़्यादा है या 1.6 किलोमीटर, 1,600 मीटर से ज़्यादा लंबाई वाले नदियों की जनसंख्या हमारे देश में 10,360 के आसपास है। लगभग 10,000, आप कह सकते हैं 10,500 नदियाँ हमारे यहाँ ऐसी हैं जिनकी लंबाई 1 मील से ज़्यादा है, यानी कि 1.6 किलोमीटर से ज़्यादा है। 1 मील के अंदर जो है 1,600 मीटर होते हैं। अच्छा, बहुत नदियाँ यानी कि, अच्छा, नदियों का मतलब यहाँ पे नदी से भी हो सकता है, सहायक नदी से भी हो सकता है, उन नदियों से भी हो सकता है जो एक दो नदियों को जोड़ती हैं। तो बहुत सारी नदियाँ, तो नदियों का मतलब केवल गंगा यही नहीं, इनको जोड़ने वाली भी जो नदी होती है या इनसे निकलने वाली या इनमें मिलने वाली जो सहायक नदियाँ हैं उसकी भी हम बात कर रहे हैं। तो ऐसी 10,360 नदियाँ हैं। सभी नदियों बेसिनों में जो है औसत वार्षिक प्रवाह जो है वो 1869 घन किलोमीटर है। मैं आपको थोड़ा सा जो है चैप्टर में दिखाता हूँ। ये देखिए बेसिन क्या होते हैं। अब यहाँ देखिए आपको गंगा बेसिन दिख रहा होगा, ये गंगा बेसिन है पूरा। क्यों? क्योंकि जो यहाँ पे जो पानी प्रयोग हो रहा है वो गंगा नदी के ये पूरा जो लैंड आता है ये गंगा नदी के बेसिन में आता है। ऐसे यहाँ पे ब्रह्मपुत्र नदी बहती है तो ये ब्रह्मपुत्र का बेसिन है। ये गोदावरी का बेसिन है, गोदावरी, ये सिंधु नदी का बेसिन है, पूरा सिंधु नदी यहाँ बहती है। तो जो नदी जहाँ बहती है वहाँ वो अपना बेसिन बना देती है। तो सभी नदियों बेसिनों का जो औसत वार्षिक प्रवाह है, यानी उनमें जो जल पूरा प्रवाह हो रहा है एक साल भर के अंदर, एवरेज वो कितना है, वो 1869 घन किलोमीटर है। तो इतना पानी जो है लगभग एक हमारी नदियों में जो है वर्ष भर में प्रवाह होता है। अच्छा, धरातलीय जल का केवल 32% ही उपयोग किया जाता है, यानी कि ये जो झील में, नदियों में, मुख्यतः नदियों में, नहरों में और इसके अलावा जो है जो तालाब होते हैं ये सब धरातलीय जल है। और टोटल कितना प्रवाह होता है, 1869। इस 1869 का केवल 32% यानी कि 690 घन किलोमीटर जल ही हम उपयोग में ला पाते हैं। इसके अलावा बाकी जो जल होता है वो समुद्र में चला जाता है, वो वेस्ट होता है, हम उसका प्रयोग नहीं कर पाते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि हम लगभग 70% जल का जो है हम इस्तेमाल कर ही नहीं पाते हैं जो हमारा धरातलीय जल है। अच्छा, गंगा, ब्रह्मपुत्र और सिंधु नदी का जो जल संग्रहण क्षेत्र है वो बहुत बड़ा है। मैं आपको फिर से दिखा रहा हूँ, क्या बताया, गंगा, ब्रह्मपुत्र और सिंधु नदी। देखिए ये गंगा का बेसिन है, ये ब्रह्मपुत्र का बेसिन है और ये सिंधु नदी का बेसिन। आप देखिए कि इन नदियों का बेसिन कितना बड़ा है। ये पूरा जो है बस 3 नदियों का बेसिन है। ये 3 नदियां हैं जो इस पूरे क्षेत्र के जो जनसंख्या है उनको जल की पूर्ति कर रही है। इस पूरे लैंड को जल की पूर्ति, इस पूरे क्षेत्र को जल की पूर्ति जो है इन्हीं 3 नदियों से हो रही है। ये वाला हिस्सा सिंधु नदी का बेसिन है, यहाँ जो ग्रहण हो रहा है पानी वो सिंधु नदी से, यहाँ जो ग्रहण हो रहा है पानी वो गंगा नदी से, और यहाँ जो ग्रहण हो रहा है पानी वो ब्रह्मपुत्र नदी से। अगर हम धरातलीय जल की बात करें तो, और ये लगभग 1/3 है भारत के पूरे क्षेत्रफल का, 1/3 है ये हिस्सा। तो सबसे ज़्यादा जल ग्रहण क्षेत्र जो है वो किस नदी के बेसिन से है, गंगा, ब्रह्मपुत्र और सिंधु नदी। अच्छा, गंगा, ब्रह्मपुत्र और जो बराक नदी का जल ग्रहण क्षेत्र है, यानी कि गंगा, ब्रह्मपुत्र और बराक नदी का जो जल ग्रहण क्षेत्र है उस एरिया में सबसे ज़्यादा वर्षा होती है। बाकी बेसिनों में इतनी वर्षा नहीं होती, लेकिन गंगा, ब्रह्मपुत्र और बराक नदी जो है उस क्षेत्र में अपेक्षाकृत अधिक वर्षा होती है, इसलिए वहाँ रिफिल भी जो है हो जाता है ज़्यादा। अच्छा, इन नदियों में कुल धरातलीय जल का जो है 60% पाया जाता है, यानी देश भर में जितनी भी धरातलीय जल है हमारे देश के पास, उसमें से इन्हीं 3 नदियों में, ये जो 4 नदियाँ बताई, गंगा, ब्रह्मपुत्र, सिंधु और बराक, इन्हीं 4 नदियों में जो है देश के धरातल का लगभग 60% पानी इन्हीं चारों में पाया जाता है। तो ये सबसे ज़्यादा जल प्रदान करने वाली नदियाँ है। इन्हें आप सदा नीरा भी कह सकते हैं क्योंकि हमेशा इनमें पानी होता है। अच्छा,
दक्षिण भारत की नदियों में अगर आप देखें तो गोदावरी, कृष्णा और कावेरी का जो वार्षिक जल प्रवाह है उसका अधिकतर भाग काम में लिया जाता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे यही वो नदियाँ हैं, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, जो जल का मुख्य स्रोत है धरातलीय जल का। तो वो उनका मैनेजमेंट अच्छा है, वो उनका प्रबंधन अच्छा है, इसीलिए वो इन नदियों की जलों का अधिकतर भाग जो है प्रयोग में ले आते हैं। बाकी अभी उत्तर भारत की नदियों में ऐसा काम हम नहीं कर पाए हैं, वहाँ ज़्यादातर भारत जो नदियाँ हैं उनका पानी समुद्र में गिर जाता है। लेकिन गोदावरी, कृष्णा, कावेरी वर्ग जो भी जल उनका होता है उसका अधिकतर भाग ये लोग इस्तेमाल कर लेते हैं दक्षिण भारत में। भौम जल की क्या स्थिति है? भौम जल की स्थिति यह है कि देश में कुल पुनः पूर्ति योग्य भौम जल संसाधन लगभग जो है वो 432 घन किलोमीटर है। 432 घन किलोमीटर मतलब 432 क्यूबिक किलोमीटर की बात हो रही है यहाँ पे। अच्छा, कुल पुनः पूर्ति भौम जल संसाधन का लगभग जो है 46% गंगा और ब्रह्मपुत्र के बेसिन में पाया जाता है। यानी कि नदियों के मामले में आप देखेंगे तो मैंने आपको बताया कि गंगा, ब्रह्मपुत्र, सिंधु नदी जो है वो धरातलीय जल में भी सबसे ज़्यादा प्रदान कर रही है। और इसी पूरे एरिया में जो है भूमि वाला जल यानी भौम जल भी सबसे अधिक पाया जाता है, क्योंकि यहाँ वर्ष भर जो है बारिश भी होती है, खास करके मानसून में, और सदानीरा नदियाँ भी बह रही है यहाँ पे। तो 46% जो टोटल भौम जल है वो कहाँ पाया जाता है, उसमें से 46% इन्हीं क्षेत्र में पाया जाता है, गंगा और ब्रह्मपुत्र के क्षेत्रों में। उत्तर पश्चिमी प्रदेश और दक्षिण भारत के कुछ भागों में भौम जल का अधिक उपयोग होता है। सबसे ज़्यादा भौम जल का प्रयोग कहाँ होता है अगर पूछ लिया आपसे तो आपको बताना है कि उत्तर पश्चिमी प्रदेश, यानी कि ये जो पूरा हरियाणा का इलाका है, पंजाब का इलाका है, उत्तर पश्चिमी उत्तर प्रदेश है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश है, ये सारा जो है उत्तर पश्चिमी भाग में आता है। और यहाँ जो क्योंकि खेती सबसे ज़्यादा होती है इसीलिए यहाँ पे अंडरग्राउंड वाटर निकाल के जो है ट्यूबवेल के ग्राउंड वाटर से जो है समरसेबल के द्वारा पानी निकाल के सिंचाई की जाती है, इसीलिए सबसे ज़्यादा प्रयोग यही होता है भौम जल का। ऐसे ही दक्षिण भारत के भी कुछ भागों में ग्राउंड वाटर का बहुत ज़्यादा प्रयोग होता है। अधिक उपयोग करने वाले राज्य कौन से हैं? तो मैंने आपको बताया पंजाब है, हरियाणा है, राजस्थान है और तमिलनाडु है। ये वो राज्य है जो अपने ग्राउंड वाटर का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। पंजाब में और हरियाणा में तो आपको जैसा पता ही है कि सबसे ज़्यादा खेती होती है, इसीलिए खेती की सिंचाई करने के लिए सबसे ज़्यादा जल यहाँ पे निकाला जाता है। राजस्थान में जो है नदियों से उतना पानी नहीं है, इसीलिए वो ग्राउंड वाटर से ही काम चला रहे हैं, और यही हाल तमिलनाडु का भी है। अच्छा, कम उपयोग करने वाले कौन से राज्य हैं? बहुत कम उपयोग जो करते हैं अपने ग्राउंड वाटर का। अच्छा, ग्राउंड वाटर का कम उपयोग करते हैं इसका मतलब जो धरातलीय जल है, नदियों वाला जो जल है उसका इस्तेमाल करते हैं ये ज़्यादातर। तो बहुत कम उपयोग करने वाले राज्य कौन से हैं जो अपने ग्राउंड वाटर का कम उपयोग करते हैं? वो है उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और केरल। और अगर आप जो मीडियम उपयोग करने वाले राज्य की बात करेंगे जो अपने ग्राउंड वाटर का लगभग मीडियम उपयोग कर रहे हैं, वो है बिहार, गुजरात, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और त्रिपुरा। तो आपको पता है उत्तर प्रदेश का जो बुंदेलखंड का इलाका है वहाँ तो ग्राउंड वाटर है ही नहीं लगभग, है ना। तो इसलिए वो मध्यम उपयोग करने वाले क्षेत्र में ये सब आ रहे हैं। बाकी ये सारे राज्य ऐसे हैं जो अपने जो धरातलीय जल है उनका उपयोग बहुत ज़्यादा करते हैं। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। बाकी सेकंड पार्ट भी मैं लेकर आऊँगा, उसमें वो कंटेंट जो उसके अंदर जो कंटेंट होगा वो आपके लिए ज़्यादा लाभदायक होगा। इसे आप डेटा के रूप में और MCQ के लिए जो है तैयार कर सकते हैं। धन्यवाद।